हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, आज से हम हमारी 10th क्लास की एसएसटी की वीडियोस बनानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो बनाने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज़ पावर शेयरिंग, जो पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास। ठीक है, ये जो पावर शेयरिंग चैप्टर है ये बुक में सबसे आसान है और मैंने बहुत मतलब कि ज़्यादा हार्डवर्क किया है, कोशिश की है कि इस चैप्टर को इतने अच्छे से समझा सकूँ कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए वो सारे का सारा जो टॉपिक है वो यही 2, 3, 4 पेजेस में कवर हो जाए। ठीक है, 1, 2, 3, 4 पेजेस में ये जो आपका पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। देखिए, पावर शेयरिंग, सबसे पहले पावर शेयरिंग होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लो हमारे पास एक घर है, घर में फादर है, मदर है, सन है। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी है, ठीक है, कोई प्लॉट खरीदना है, कोई घर खरीदना है, कोई बंगलो खरीदना है, तो उसके रिलेटेड डिसीजन जो वो आपके फादर लेते हैं। घर में क्या बनेगा, किचन में कौन सा सामान लेके आना है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो आपके मदर लेते हैं। या फिर अगर आपने घर में कोई भी लैपटॉप लेके आना, मोबाइल फ़ोन लेके आना, पीसी लेके आना है, एलसीडी लेके आनी है, तो ये आईटी से रिलेटेड जो मतलब कि डिसीजन है वो सन, मतलब कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वो बेटा लेता है। ठीक है, तो अगर ये डिसीजन सभी लोग आपस में डिवाइड करके रखेंगे ना, तो इन सबकी अपनी अपनी फील्ड है, तो ये डिसीजन सबके ऑलमोस्ट सही होंगे। लेकिन अगर फादर बोलेगा कि मैंने ही सारा कुछ डिसाइड करना है, मदर ने डिसाइड करना है, सन ने ही डिसाइड करना है, तो काफ़ी सारे डिसीजन जो वो गलत हो जाएंगे। तो इसी सिस्टम को हम पावर शेयरिंग बोलते हैं कि पावर को अलग अलग लोगों के साथ शेयर करना ताकि डिसीजन सही मिल सके हमें। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिख सकते हैं, पावर शेयरिंग एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो पावर को शेयर करता है बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और हमारे इंडिया में भी ऐसे चलते आ रहा है। फिलहाल ये कैसे चलते आ रहा है, जब टॉपिक हमारा खत्म होगा ये आपको अच्छे से क्लियर में आएगा। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में ना हमने 2 स्टोरी के बारे में पढ़ना है। एक स्टोरी है बेल्जियम के बारे में और एक स्टोरी है श्रीलंका के बारे में। सबसे पहले इन दोनों स्टोरियों को थीम क्या है, इन दोनों देश में एक प्रॉब्लम हुई कि इनके देश में जो पावर है, ठीक है ना, इन देश में डिमांड आने लगी थी पावर शेयरिंग की, कि पावर शेयरिंग को कौन हैंडल करेगा और कैसे हैंडल करेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेल्जियम में कब और ये प्रॉब्लम कैसे हुई। बेल्जियम क्या है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, और ये इतनी स्मॉल कंट्री है कि इसका एरिया हरियाणा से, हमारे इंडिया के हरियाणा से भी कम है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी हरियाणा से कम है। हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है और बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो बेल्जियम कंट्री है ना, बेल्जियम में जो डच स्पीकर लोग हैं वो 59% है, और बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकर पीपल थे वो 40% थे, और जो लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं वो 1% थे ओनली। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डच स्पीकर है 59%, फ्रेंच स्पीकर है 40% और जर्मन स्पीकर है 1% ओनली। तो अभी इन्होंने ना अपना क्या वहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर चूज़ करना है। तो डच वाले बोलेंगे जी हम मेजोरिटी में है कि हमें ये हमारा प्राइम मिनिस्टर हम में से एक होना चाहिए, और बेल्जियम में जो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं उनको बोलते हैं फ्लेमिश पीपल, जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं उनको बोलते हैं वैलन पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे तो डच वाले लोग हैं उनको लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उनका होना चाहिए, लेकिन जो बेल्जियम की जो कैपिटल है वहाँ पे सीन थोड़ा सा उल्टा था। बेल्जियम की जो कैपिटल है दैट वाज ब्रुसल, अभी भी है, ब्रुसल है जो वहाँ की कैपिटल। वहाँ पे क्या चल रहा था कि वहाँ पे देखिए फ्रेंच बोलने वाले यहाँ पे कम थे, लेकिन वहाँ पे फ्रेंच वाले लोग मेजोरिटी में थे 80% में। यहाँ पे डच वाले 59% थे मेजोरिटी में, वो माइनॉरिटी में थे 20% में। तो ब्रुसल में बोला गया कि फ्रेंच वाले लोगों को इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर है इनका वो इनमें से होना चाहिए, फ्रेंच वाले लोगों में से होना चाहिए। ठीक है, तो ये वहाँ की एथनिक कंपोजिशन थी स्पीकिंग लैंग्वेज के बेस्ड। लेकिन इसके बिना वहाँ पे जो फ्रेंच पीपल थे, जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, वो अमीर होते थे, रिच होते थे और पावरफुल होते थे। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि 1950 से लेकर 1960 के बीच में 10 ईयर्स तक पूरे बेल्जियम में, ठीक है, पूरे बेल्जियम में एक इशू चलता रहा। इशू क्या चलता रहा, फाइट फॉर पावर। वहाँ पे वो लोग लड़ते झगड़ते रहे कि पावर किसे मिलेगी, डच के लोगों को मिलेगी या फ्रेंच के लोगों को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ्रेंच के लोग ज़्यादा पावरफुल और अमीर होते थे, तो वही जो डच लोग हैं वो लेस पावरफुल होते थे। तो लेकिन वहाँ के जो लीडर हैं वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स फ्रॉम 1970 टू 1993। उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बिटवीन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम चेंज किया ताकि उनके लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना रहे। क्यों चेंज किया,
टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को फिर कैसे सॉल्व किया, देखिए ये मैंने लीडर बनाए हैं, लीडर्स ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के लीडर, काफ़ी सारे लीडर इकट्ठे होकर बैठे और उन्होंने एक मीटिंग ली और मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। सबसे पहला डिसीजन क्या था कि मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी बेल्जियम में सेंटर की गवर्नमेंट होगी उसमें जितने नंबर ऑफ डच स्पीकर रखे जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकर रखे जाएंगे। आपको समझ में नहीं है, मैं आसानी से समझा रहा हूँ। बोला ये गया कि अगर हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी है, अगर उसमें हम लोग 10 मेंबर रखेंगे, ठीक है, तो 10 मेंबर में से जो 5 मेंबर हैं वो डच स्पीकर होंगे और जो 5 मेंबर हैं वो हमारे पास फ्रेंच स्पीकर होंगे। तो फ्रेंच वाले फ्रेंच के लोगों के वेलफेयर के लिए देखेंगे, डच वाले डच के लोगों के वेलफेयर के लिए देखेंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या डिसाइड किया, सेकंड डिसीजन लिया गया कि नो डिसीजन कैन मेक बाय सिंगल कम्युनिटी, इन दोनों में से कोई भी सिंगल पार्टी कोई सिंगल डिसीजन नहीं लेगी। थर्ड पॉइंट पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर शिफ्ट कर देगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, मतलब कि हर बात छोटी मोटी बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, कुछ डिसीजन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट खुद ले सकती है। फिर इसके बाद ये तीनों पॉइंट कहाँ पे अप्लाई हो रहे थे, ब्रुसल में, लेकिन सॉरी बेल्जियम में। लेकिन इसी के साथ ही जो फोर्थ पॉइंट है, ब्रुसल में भी डिफरेंट गवर्नमेंट बनाएगी, ब्रुसल में भी, मतलब कि जो इनकी कैपिटल है ना वहाँ पे भी बोला गया कि एक डिफरेंट कैपिटल बनेगी जो कि पॉइंट 1 वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी कि एक गवर्नमेंट बनेगी बेल्जियम में और एक गवर्नमेंट बनेगी ब्रुसल में। यहाँ पे भी डच और फ्रेंच स्पीकर इक्वल होंगे, यहाँ पे भी फ्रेंच और जो डच स्पीकर हैं वो दोनों लोग इक्वल काउंटिंग में, मतलब कि पार्टिसिपेशन में होंगे। अब ये डिसीजन लेने के बाद क्या हुआ कि फ्रेंच पीपल भी खुश हो गए, क्योंकि उनकी बात आ गई ना कि उनका लीडर उनमें से एक लीडर को उठाया गया, और जो डच पीपल हैं वो भी खुश हो गए, ठीक है। तो फ्रेंच पीपल एंड डच पीपल दोनों लोगों ने इस डिसीजन को क्या कर लिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इसके बिना फिर एक फिफ्थ और गवर्नमेंट बनाएगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, वो डिफरेंट थी, वो डिफर थी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वो कैसे डिफरेंट थी, बेल्जियम में अब 3 तरह की गवर्नमेंट मतलब कि फॉर्म में आ चुकी थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट में, जो सेंटर को कंट्रोल करेगी पूरे देश को, स्टेट गवर्नमेंट जो उनकी स्टेट्स को कंट्रोल करेगी, एंड थर्ड वन वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होंगी, हैविंग पावर फॉर कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड जो भी केस वगैरह आएंगे उनको कौन सॉल्व करके उनको कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व। तो फिर फाइनली रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि डच पीपल भी हैप्पी हो गए, फ्रेंच पीपल भी हैप्पी हो गए और ऑल कंट्री हैप्पी हो गई। मतलब कि बेल्जियम में जो लड़ाई झगड़ा उठने वाला था, जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे पावर को लेके, जो फाइट वगैरह हो रही थी, है ना, वो सारा कुछ बेल्जियम के पढ़े लिखे लीडर्स ने मतलब कि इस चीज़ को सॉल्व कर लिया और इसका पूरा क्रेडिट जाएगा बेल्जियम के पढ़े लिखे लीडर्स को, ठीक है। लेकिन अभी पार्ट 2 दूसरा पहलू बाकी है। सेम सीन क्रिएट हुआ था श्रीलंका में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, श्रीलंका को फ्रीडम मिली थी 1948 में, मतलब कि इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 में। आफ्टर 1 ईयर श्रीलंका आज़ाद हो गया 1948 में, ठीक है। श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है, ऑलमोस्ट 2 करोड़, मतलब कि हमारे हरियाणा की जितनी। देखिए जितने लोग हमारे जस्ट हरियाणा में रहते हैं उतने लोग पूरे श्रीलंका में रहते हैं। अभी श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन कैसे है वो देखते हैं हम लोग। श्रीलंका में जो 74% लोग हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और ये लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग मेजोरिटी में हैं और ये बुद्ध धर्म के लोग हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। और श्रीलंका में 18% जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं। ये तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। और वहाँ पे तमिल भी 2 तरह की है, एक है ओरिजिनल तमिल, एक है इंडियन तमिल। जो लोग इंडिया से एग्रीकल्चर करने के लिए श्रीलंका में गए थे फिर वहीं पे रहने लगे तो उनकी तमिल में इंडियन टच है थोड़ी सी, है ना। तो एक ओरिजिनल तमिल है, एक इंडियन तमिल है। हमारे हिंदू मुस्लिम वो दोनों तमिल बोलते हैं। जो 7% वहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोग भी दोनों तमिल बोल लेते हैं, ठीक है, T1 T2 दोनों तमिल। फिर जो 1% लोग बाकी के बचे वो बाकी की लैंग्वेज बर्गार, माले, वेदा, कुछ मतलब कि ऐसी बची कुची लैंग्वेज बोलते हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि फिर लोग आराम से, श्रीलंका आज़ाद हो गया, लोग रह रहे हैं, तो इशू क्या है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास कि वहाँ पे सिन्हाला लोग कौन थे, जो मेजोरिटी में थे। सिन्हाला स्पोकर को सिन्हालीज बोला जाता है, ठीक है। सिन्हाला
लोगों ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ मेजोरिटी। उन्होंने बोला कि देखो भाई, सबसे ज़्यादा तो हम लोग हैं, 74% है, 74 मार्क्स है, तो इसीलिए सरकार हमारी होनी चाहिए। तो इन्होंने मेजोरिटी बेस्ड के हिसाब से वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया। और गवर्नमेंट ने सबसे पहले वहाँ पे एक्ट जो पास किया, दैट वाज गवर्नमेंट पास एक्ट फॉर मेजोरिटी। गवर्नमेंट ने सिन्हाला स्पोकर के लिए एक्ट पास करने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट उन्होंने पास किया? उन्होंने बोला, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन 1956, गवर्नमेंट ने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया 1956 में। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, किसी भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, किसी भी स्कूल कॉलेज में आपने जाना है, तो आपको सिन्हाला लैंग्वेज आनी कंपलसरी है। हमारे इंडिया में जैसे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल है, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दिया गया। अब क्या रिजल्ट मिला? जो सिन्हाला स्पीकर थे उनको एडमिशन बड़ी आसानी से मिलने लगी, जॉब्स आसानी से मिलने लगी, गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिलने लगी, और प्रायोरिटी मिलने लगी बुद्धिज़्म लोगों को। क्योंकि बुद्धिज़्म लोगों को कैसे मिलने लगी? ये बेनिफिट था सिन्हाला स्पीकर को। और सिन्हाला स्पीकर कौन से थे? जो बुद्धिज़्म लोग होते थे, ठीक है। तो फिर इस चीज़ के बाद तमिल के लोगों के ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा? तो सबसे पहले फिर जो सिन्हाला लैंग्वेज को जब कंपलसरी कर दिया, वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो तमिल लोगों के ऊपर पड़ा। तमिल लोगों के ऊपर कैसे और क्या इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहले जो मेजर गवर्नमेंट पार्टीज थी उन्होंने भी सिन्हाला लोगों को, सिन्हाला स्पीकर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे जो तमिल पीपल थे उनके बीच में एलाइवेशन का मतलब होता है, मतलब कि डिप्रेशन, टेंशन, चिंता इंक्रीज होनी शुरू होगी, ठीक है। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के साथ तमिल पीपल थॉट दैट, तमिल लोगों को लगा कि देयर डैश इग्नोर्ड, उनके क्या क्या इग्नोर किए जा रहे हैं। उनको लगा कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज के तहत हमारे पॉलिटिकल राइट्स इग्नोर किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिन्हाला लैंग्वेज नहीं आती तो हमें बहुत सारे पॉलिटिकल राइट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी सिन्हाला लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगी थी। उनको लग रहा था कि हमें इक्वालिटी राइट नहीं मिलेंगे। इक्वालिटी राइट कैसे नहीं मिलेंगे? क्योंकि जितने भी सिन्हाला स्पीकर है उनको अच्छी अच्छी जॉब मिलने लगी, अच्छी अच्छी जगह पे एडमिशन मिलने लगी। तो जिन लोगों को सिन्हाला लैंग्वेज नहीं आती उनको एडमिशन, जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी। फिर उनको लगा कि उनका फ्यूचर भी सेफ नहीं है और उनको कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रही, ठीक है। तो तमिल लोगों का जो इम्पैक्ट था वो ऐसा रहा। उनको लगा कि उनके पॉलिटिकल राइट, उनकी इक्वालिटी राइट, उनकी सेफ्टी, उनकी इंपॉर्टेंस, सारा कुछ इग्नोर किया जा रहा है। फिर अब इसके बाद होना क्या था? तो रिएक्शन ऑफ तमिल लोगों का रिएक्शन क्या रहा? उन लोगों ने लॉन्च स्ट्राइक फॉर इक्वालिटी, उन लोगों ने स्ट्राइक्स मतलब कि लॉन्च करनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि कैंसल डोमिनेट पॉलिसीज़, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इनको कैंसिल किया जाए। फिर तीसरी डिमांड उन लोगों ने रखी कि अगर उन्होंने इन लैंग्वेज को, इस ऑफिशियल लैंग्वेज को कैंसिल नहीं करना तो कोई बात नहीं, जैसे ये पूरा श्रीलंका, सपोज कर लो ये श्रीलंका है, डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने बोला कि हमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बस एक छोटा सा हिस्सा दे दो श्रीलंका में। जो तमिल के लोग बोल रहे थे कि हम यहाँ पे ही हम अपना अलग से रह लेंगे, कि हमें आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है, कि अगर आप लोग सिन्हाला लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो और हमें इग्नोर करना चाहते हो, या तो ये लैंग्वेज वापस लो, लैंग्वेज वापस नहीं लेनी तो ये अगर पूरा श्रीलंका तो इसमें से छोटा सा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट वाली साइड हमें दे दो, हम यहाँ पे रह लेंगे। लेकिन तो गवर्नमेंट ने क्या किया? बट गवर्नमेंट रिजेक्ट दियर डिमांड्स, गवर्नमेंट ने उनकी जो भी डिमांड्स है उनको रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट किया तो क्या हुआ? दो ग्रुप में आपस में सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? जब दो ग्रुप आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो दोनों ग्रुप कौन कौन से थे? तमिल और सिन्हा। और ये इस सिविल वॉर का रिजल्ट क्या मिला देखने को? 1000 पीपल डाइड, हजारों लोग मर चुके, ठीक है। पीपल शिफ्टेड फोर्सफुली, तमिल के लोगों की, इनके घर के पास जो लोग सिन्हाला स्पीकर थे इन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। सिन्हाला मोहल्ले में जो लोग तमिल लैंग्वेज बोलते थे इन्होंने वो तमिल वाले लोगों को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया। जब ये दोनों लोग लड़ाई झगड़े में अपना मतलब कि टाइम खराब करने लग गए तो इनकी इकोनॉमी तो ऑब्वियस सी बात है डाउन होनी थी, ठीक है। तो फिर इसके बाद लास्ट में क्या हुआ? ये जो लड़ाई झगड़ा जो मतलब कि श्रीलंका का चल रहा था, ये वॉर एंड हुई जाके 2009 में, ठीक है। मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम बाद ये लड़ाई झगड़ा जो ख़त्म हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो ख़त्म हो गया, श्रीलंका की इकोनॉमी डाउन हो गई, श्रीलंका की जो कल्चर है वो इरेज हो गई, ठीक है। तो ये देश काफ़ी थोड़ा पीछे चला गया। तो अभी फिर हमने कंक्लूजन क्या निकाला? देखिए हमने अभी यहाँ पे बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका करना है। बेल्जियम में भी सेम प्रॉब्लम थी, श्रीलंका में भी सेम प्रॉब्लम थी। यहाँ के लीडर पढ़े लिखे थे, इन्होंने अपने देश के वेलफेयर के लिए सोचा,
लोगों के वेलफेयर के लिए सोचा और इन्होंने इस कंडीशन को काफ़ी अच्छे से मतलब कि कंप्लीट कर लिया, क्योंकि पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम ही तो थी जो हमारे चैप्टर का मेन थीम है। इन्होंने पावर शेयर कर ली थी, श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई, तो इसीलिए मैंने इसको 5 स्टार दिए कि इसने काफ़ी अच्छे से इसको निपटाया। इसको 2 स्टार दिए कि ये फेल हो गया इसको अच्छे से निपटाने में। फ़र्क क्या है, सिंपली फ़र्क सिर्फ ये है कि इन्होंने पावर शेयर कर लिया और इन्होंने पावर शेयर नहीं की। तो अभी हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर देखिए हमें कभी मौका मिले पावर शेयर करने के लिए तो हमें कर लेनी चाहिए। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी स्कूल में कोई एक ही प्रिंसिपल सोचेगा कि सारा कुछ मेरे अंडर होना चाहिए, वॉचमैन से लेके पीटीएम से लेके ट्रिप से लेके मतलब कि बच्चों के ए टू जेड जितने भी पॉलिसीज है वो सारा कुछ वो खुद ही फ्रेम करेगा, तो ऐसा वो कुछ भी नहीं मैनेज कर पाएगा। स्कूल में क्लास इंचार्ज बनाए जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। ये इसीलिए होता है कि पावर शेयर करते रहें ताकि सारा कुछ स्मूथली चलता रहे, ठीक है ना, अदरवाइज लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग, इसकी पावर शेयरिंग क्या होगी, एक तो फाइट नहीं होती इसके साथ, जैसे कि बेल्जियम में कंट्रोल हो गया था, स्टेबिलिटी बनी रहती है लोगों में, पीसफुली नेशन जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा, और अलाइव डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी अलाइव रहती है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कौन कौन से टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास पावर शेयरिंग होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसको हम चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मतलब कि हमारी जो न्यायपालिका है, विधान पालिका, कार्यपालिका, ये 3 तरह में हमने हमारे सिस्टम को डिवाइड किया होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चोरी करेगा तो बाकी के 2 उसको पकड़ लेंगे, कोई 2 चोरी करेंगे तो तीसरा उसको पकड़ लेगा, अदरवाइज लोग हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है ना। तो ये हमारी इंडिया में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग चल रही है। और इसको हम ये क्यों बनाई जाती है, इसका मेन थीम क्या होता है, इसका मेन थीम हमारे पास होता है कि नो सिंगल मैन हैज़ लार्ज पावर, सिर्फ एक बंदे के पास ही सारी की सारी पावर शेयर ना हो सके। दूसरी पावर हमारे पास आती है वर्टिकल, ठीक है, मतलब कि वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली लेयर होती है स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट कुछ और आ जाता है। इंडिया में ऐसी गवर्नमेंट भी चल रही है। तो इसके बाद आती है सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न में क्या होता है कि लोगों के रिलीजन के तहत ही गवर्नमेंट बनाई जाती है। जिस देश में ज़्यादा रिलीजन के लोग रहते हो तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा लीडर हमारे रिलीजन में से होना चाहिए ताकि वो हमारे वेलफेयर देख सके, हमारी कमियों को देख सके। इंडिया में, श्रीलंका में, बेल्जियम में ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। तो इंडिया में ये वाली मतलब कि सोशल डिवीजन गवर्नमेंट भी है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास बाई पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी, छोटे मोटे समुदाय अपनी पार्टी बना लेते हैं, लोगों के हक के लिए बोलना शुरू करते हैं और वो अपनी पार्टी बना लेते हैं। इंडिया में चारों तरह की गवर्नमेंट बनाई जाती है, इसीलिए तो बोला जाता है कि जो हमारी इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की एक एग्जाम्पल है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये बच्चे मैंने काफ़ी सारी बुक्स में से नोट्स इसमें से कवर किए हैं, बनाए हैं, और मैंने ये भी देखा है कि इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब आपको एग्जाम में कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से ये नोट्स पढ़ के इसको कॉपी पेस्ट करके आप एग्ज़ाम अच्छे से दे के और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो।